अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ जो हैं उनके बारे में इंतहाई बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उनके ऊपर बात कर रखे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। और डी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है आज के इस एपिसोड के अंदर, उसमें से पहला हमारा जो सेगमेंट है वो है दास कैपिटल। व्हाट इज़ दास कैपिटल? दास कैपिटल इज़ वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ द 19th century economist and political philosopher Karl Marx, who was born in 1888 and died in 1883। जो दास कैपिटल है ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की किताब का नाम है। कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा वर्क है। और कार्ल मार्क्स जो है बेसिकली 19वीं सदी का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिस्ट फ़िलासफ़र है। और 1818 में जो है कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुआ था और फिर जर्मनी से इसको जलावतन कर दिया गया। और फिर जो है जब 1883 के अंदर जो है इसका इंतकाल हुआ, तो एट दैट टाइम जो है कार्ल मार्क्स जो है वो बरतानिया में मुकीम था और बरतानिया में ही इसको जो है वो दफन किया गया है। इन विच ही एक्सपोनेड हिज हिस्ट्री ऑफ द कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का वो काम है जिसके अंदर उसने कैपिटलिज्म के ऊपर बात की है। कैपिटलिज्म क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। तो कार्ल मार्क्स का कैपिटलिज्म के बारे में एक डिटेल थीसिस जो है वो दास कैपिटल की शक्ल में मौजूद है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरिस्टाटल। हु इज़ एरिस्टाटल? तो एरिस्टाटल जो है वो कौन शख्स था, कहाँ से इसका तल्लुक है? एरिस्टाटल जो है ये एक कदीम यूनानी मुफक्कर है जो कि 384 बीसी में पैदा हुआ और 322 बीसी यानी कबल मसीह इसका इंतकाल हुआ था। एरिस्टाटल इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टाटल का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो ये है कि ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसको बाबा सियासियात कहा जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एरिस्टाटल पहला सियासी मुफक्कर है जिसने इल्म सियासियात को, पॉलिटिकल साइंस को दीगर जो सोशल साइंसेस थी उनसे अलग किया था, इसकी हदबंदी की थी। और इसी वजह से जो है उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो कंसीडर किया जाता है। ही वॉज ग्रेट ग्रीक फिलासफर एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव ए वर्किंग डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो एरिस्टाटल जो है वो एक बेसिकली ग्रीक फिलासफर है और वो पहला सियासी मुफक्कर है जिसने पॉलिटिकल साइंस की एक वर्किंग डेफिनेशन दी और पॉलिटिकल साइंस को बाकी जो सोशल साइंसेस थी उनसे अलग किया। इसलिए जो है उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का टाइटल जो है वो दिया गया है। और एरिस्टाटल की जो सबसे मशहूर किताब है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स जो है एरिस्टाटल का सबसे मशहूर काम है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मैकियावेली। नेक्योलो मैकियावेली जो है वो एक इसका तल्लुक इटली के साथ था और 3 मई 1469 को जो है ये पैदा हुआ और 21 जून 1527 को जो है इसका इंतकाल हुआ था। वाज ए फ्लोटाइन डिप्लोमेट, आथर, फिलासफर। तो जो जो मैकियावेली है इसके कई रंग हैं, कई रूप इसके हैं। तो वो एक डिप्लोमेट भी था, आथर भी है और एक पॉलिटिकल फिलासफर भी है, बल्कि वो पॉलिटिशियन भी था। प्रैक्टिकल सियासत के साथ भी उसका गहरा तल्लुक था। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज पॉलिटिकल ट्रीटाइज द प्रिंस। एरिस्टोटल की जो सबसे मशहूर किताब है, जो उसकी वजह शोहरत है, वो उसकी मशहूर किताब है द प्रिंस। तो एरिस्टोटल को जो शोहरत हासिल हुई है एज ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, तो बेसिकली उसकी जो किताब द प्रिंस है उसके अंदर जो है उसने ऐसे सियासी नज़रियात पेश किए हैं और सियासत के ऊपर इस तरह बात की है जिसकी वजह से एरिस्टोटल जो मैकियावेली है उसको एक एक अजीम सियासी मुफक्कर के तौर पे देखा जाता है। और एरिस्टोटल जो है उसकी ये किताब द प्रिंस जो है डेट पब्लिश्ड इन 1532, 1532 में पब्लिश हुई, 5 years आफ्टर हिज डेथ। जब मैकियावेली जो है इसका इंतकाल हुआ और उसके इंतकाल के 5 साल बाद जो है इस किताब का इंतकाल हुआ। उसकी जो डेथ है वो 1527 में हुई थी और 1532 के अंदर जो है इस किताब को जो है पब्लिश किया गया था। ही वॉज ऑफन बीन कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी, सेकुलरिज्म एंड पॉलिटिकल साइंस। तो जो मैकियावेली है जो उसको जदीद सियासी फ़लसफ़े का बानी कहा जाता है। मैकियावेली को जदीद सेकुलरिज्म का बानी कहा जाता है। मैकियावेली को जदीद पॉलिटिकल साइंस का बानी भी कहा जाता है।
तो आप यूँ देख रहे हैं कि मैकियावेली से पहले जो दौर है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से, वो कदीम दौर शुमार होता है। और मैकियावेली ने जो है जदीद सियासी नज़रियात की बुनियाद रखी है। और मैकियावेली जो है वो पहला सियासी मुफ़क्कर था जिसने सेकुलरिज़्म को जो है बाकायदा तौर पे पेश किया, और रियासत का एक नया कंसेप्ट उसने पेश किया था। और जो उसने उसने पहली दफ़ा जो है वाज़ेह किया कि रियासत और जो मज़हब है इसका दोनों का आपस में कोई तल्लुक़ नहीं है। मज़हब को सियासत से, रियासत से अलग कर देना चाहिए। और यही वजह है कि उसको फ़ादर ऑफ़ सेकुलरिज़्म और फ़ादर ऑफ़ मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1847। तो कार्ल मार्क्स की एक और मशहूर किताब का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये 1847 में लिखी गई थी और 1848 में जो है ये पब्लिश हुई। तो जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये बेसिकली कार्ल मार्क्स और उसके दोस्त फ्रेडरिक एंजल का मुश्तरका काम है, मुश्तरका उनकी काविश है। दोनों ने मिलकर जो है ये किताब लिखी है। और ये 1847 में जो है वो लिखी गई, और फिर अगले नेक्स्ट ईयर जो है 1848 के अंदर जो है ये बाकायदा तौर पे शाया हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, थॉमस हॉब्स। अब हमारे पास नया पॉलिटिकल फिलासफर है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो है ही वाज बॉर्न इन 1588 एंड डाइड इन दिसंबर 1679। तो 1588 में जो है थॉमस हॉब्स पैदा हुआ, और 1679 में 1779 के अंदर जो है इसकी डेथ हुई है। ही वाज इंग्लिश पॉलिटिकल फिलासफर, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन। तो थॉमस हॉब्स भी जो है इसकी भी कई तरह की पहचान है। एक एज ए पॉलिटिकल फिलासफर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है इसको, हिस्टोरियन भी कहा जाता है। बेस्ट नोन फॉर हिज पॉलिटिकल फिलासफी स्पेशली एज आर्टिकुलेटेड इन हिज मास्टरपीस लिविएथन। लिविएथन जो है वो थॉमस हॉब्स की सबसे मशहूर किताब है, जो कि 1651 के अंदर जो है पब्लिश हुई। और यही वो किताब है जिसके अंदर उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया था। और कार्ल मार्क्स की जो वजह जो थॉमस हॉब्स की जो वजह शोहरत है वो उसकी किताब है लिविएथन, और उसका कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसने पेश किया था। और उसने जो जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके ऊपर बात की है, जो नेचुरल राइट्स हैं उसके ऊपर बात की है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसने बात की है। बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जिन 3 लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है, जिसमें थॉमस हॉब्स का नाम है, जॉन लॉक का नाम है और रूसो का नाम है, उसमें सबसे पहले जो है थॉमस हॉब्स का ही नाम आता है। और थॉमस हॉब्स ने अपनी जिस जिस किताब के अंदर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पेश की, उस किताब का नाम भी लिविएथन है। तो आपने याद रखना है कि लिविएथन जो है थॉमस हॉब्स की किताब का नाम है, और उसके अंदर उसने अपनी मशहूर फिलासफी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेश की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? तो सेकुलरिज्म क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इज़ एन आइडियोलॉजी दैट सेज रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड विद द ऑर्डिनरी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। जो सेकुलरिज्म है ये बेसिकली एक ऐसी फ़िलासफ़ी है, एक ऐसी थ्योरी है जिसके मुताबिक जो है जो मज़हब है उसको रियासत के पॉलिटिकल और सोशल अफेयर्स के अंदर जो है मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, या उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। रियासत की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, रियासत की जो समाजी सरगर्मियाँ हैं, या रियासत की जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं, उनसे मज़हब को अलग थलग रहना चाहिए। और मज़हब को जो है रियासत का निज़ाम चलाने के लिए, रियासत का जो नज़्म व नस्क़ चलाने के लिए, या उसकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उसके फ़ैसले करने के लिए, लॉ मेकिंग करने के लिए इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक मज़हब से जो है वो रहनुमाई नहीं लेनी चाहिए। और तमाम जो फ़ैसले हैं उनको अक़ली बुनियादों के ऊपर जो है करना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि रियासत जो है वो रैशनल होती है। रियासत का कोई रिलीजन नहीं होता, रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म थ्योरी के मुताबिक रियासत का कोई मज़हब नहीं होता। इसके मुताबिक मज़हब का तल्लुक़ लोगों के साथ होता है। तो रियासत जो है वो किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करती, और ना ही किसी मज़हब की जो है वो सरपरस्ती करती है। आइए दोबारा इसको देखते हैं। सेकुलरिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी that says religion should not be involved with the ordinary social and political activities of the country. It
dictates that there's no official religion of the state। तो जो सेकुलरिज्म है वो एक तो ये है कि इसका मज़हब का सियासत के साथ और समाजी सरगर्मियों के साथ या मुआशी सरगर्मियों के साथ बरह रास्त कोई तल्लुक़ नहीं है। और दूसरा ये है कि जो सेकुलर स्टेट होती है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, उसका कोई सरकारी मज़हब नहीं होता है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो दीन इस्लाम है वो पाकिस्तान का सरकारी मज़हब है, पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा गया है, तो लिहाजा पाकिस्तान को हम एक सेकुलर स्टेट नहीं कह सकते। अलबत्ता इंडिया जो है उसको सेकुलर स्टेट कहा जाता है और बांग्लादेश भी एक सेकुलर स्टेट है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब की सब जो हैं वो सेकुलर स्टेट्स हैं, क्योंकि इन मुमालिक के अंदर, इन रियासतों के अंदर रियासत का कोई सरकारी मज़हब नहीं है। किसी ख़ास मज़हब को रियासत का सरकारी मज़हब करार नहीं दिया गया, बल्कि रियासत के अंदर रहने वाले जो तमाम शहरी हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि उनका मज़हब क्या है, उनके जो है अक़ायद क्या हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, वो किस फ़लसफ़ा हयात को फ़ॉलो करते हैं, सबको जो है वो यकसां राइट्स दिए गए हैं, यकसां हुकूक दिए गए हैं। तो एक सेकुलर रियासत की नज़र में जो है रियासत के तमाम शहरियों के जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं वो इक्वल होते हैं। जबकि ऐसी रियासत जो किसी ख़ास मज़हब को फ़ॉलो करती हो तो वहाँ पे जो है आप किसी हद तक कह सकते हैं कि वहाँ पे मज़हब के नाम के ऊपर जो है शहरियों के जो राइट्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर चूँकि दीन इस्लाम को रियासत का सरकारी मज़हब करार दिया गया है, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत के अंदर दो इंतहाई अहम ओहदे हैं जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, उस पे सिर्फ मुसलमान फ़ाइज़ हो सकते हैं। जो गैर मुस्लिम हैं वो उसके ऊपर फ़ाइज़ नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी रियासतें जो सेकुलर स्टेट्स होती हैं उन रियासतों के अंदर जो है जब भी किसी अहम ओहदे के ऊपर किसी भी शख्स की अपॉइंटमेंट करनी होती है तो उसमें मज़हब जो है वो जो मैटर नहीं करता। किसी भी मज़हब का शख्स जो है अगर वो बाकी जो कंडीशंस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करता है तो वो रियासत के तमाम अहम ओहदों पर जो है फ़ाइज़ हो सकता है। लेकिन एक जो इस्लामी नज़रियाती रियासत है वहाँ जो है जो की पोस्ट होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट होती हैं या जो पॉलिसी मेकिंग पोस्ट होती हैं, वहाँ पे सिर्फ इस मुसलमान ही वो जो है वो पॉइंट हो सकते हैं। तो ये सेकुलर स्टेट जो है वो इस तरह मज़हब को जो है वो सरकारी मज़हब का दर्जा जो है वो नहीं देती। Secularism is a system where religion is not allowed to play a part in political or social affairs of the state। थोड़ी सी तब्दीली के साथ वही बात है। सेकुलरिज्म क्या है? इज़ ए सिस्टम। सेकुलरिज्म एक सिस्टम है, एक आइडियालॉजी है, एक थ्योरी है। वेयर रिलीजन इज़ नॉट अलाउड, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मज़हब को जो है इजाज़त नहीं दी जाती टू प्ले ए पार्ट इन पॉलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। रियासत के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, रियासत के जो सोशल अफेयर्स हैं उनके अंदर जो है मज़हब को जो है किसी भी किस्म का रोल नहीं दिया जाता, मज़हब को किसी किस्म का कोई किरदार नहीं दिया जाता। और जो सोशल अफेयर्स हैं, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, वो रैशनल बेसिस के ऊपर जो है चलाए जाते हैं, अक़ली बुनियादों के ऊपर या मसरत के तहत चलाए जाते हैं। उनको चलाने के लिए मज़हब से किसी किस्म की जो गाइडेंस है वो नहीं दी जाती। तो ऐसे सिस्टम को जो है वो सेकुलरिज़म कहा जाता है, जहाँ रियासत के सियासी और समाजी मामलात को चलाने के लिए मज़हब से रहनुमाई ना ली जाती हो और मज़हब का सियासत के साथ बरह रास्त कोई ताल्लुक़ ना हो। ऐसी रियासत को सेकुलर स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट पास हमारे पास है द डीमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकॉनमी। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है या कैपिटलिस्ट इकॉनमी जो होती है, उसके कैपिटलिज़्म जो है उसके दो बेसिक जो है वो जो डीमेरिट्स हैं, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं? नंबर 1 पे आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। तो जो सरमायादाराना निज़ाम है उसकी जो पहली खामी है, उसका जो पहला डीमेरिट है वो ये है कि इस निज़ाम के अंदर जो है जो आमदनी होती है उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गैर मुसावी तकसीम होती है। यानी तमाम अफराद के दरमियान या उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके दरमियान इनकम को इक्वल बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइक्वल होती है। अभी इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। नंबर 2 पे है पुअर गेट पुअर एंड द रिच गेट रिचर क्लास स्ट्रगल। तो जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो कैपिटलिज़म है, उसके अंदर जो गरीब आदमी है वो गेट पुअर, वो मज़ीद गरीब हो जाता है, और जो अमीर आदमी है वो गेट रिचर, वो मज़ीद जो है वो अमीर हो जाता है। और इस सिस्टम की ख़ास बात यह है कि इसमें क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाती है, यानी तबकाती कशमकश शुरू हो जाती है। दो तबकात के दरमियान, एक तबका हैव और दूसरा हैव नॉट कहलाता है।
यानी ऐसा तबका जो वसाइल के ऊपर काबज़ होता है और ऐसा तबका जो वसाइल से महरूम होता है, उनके दरमियान एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है, जिसको क्लास स्ट्रगल का जो है वो कार्ल मार्क्स ने नाम दिया है। और इससे माशरे के अंदर जो है बेचैनी पैदा होगी, इंतशार बढ़ सकता है और तसादम जो है वो हो सकता है। तो ये जो सरमायादाना निज़ाम है, उसकी पहली खामी ये है कि इसमें दौलत की गैर मुसावी तकसीम होती है, और दूसरा ये है कि ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें गरीब गरीब तर और अमीर जो है वो अमीर तर होता चला जाता है। और एक तबका ऐसा होता है जिसके पास दौलत की फरावानी होती है, और एक तबका ऐसा होता है जो हैव नॉट का तबका है, उसके पास बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो भी नहीं होती, उसके पास हेल्थ के लिए पैसा नहीं होता, उसके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होता, उसके पास बुनियादी ज़रूरी खुराक पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता, तो वो बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम तबका होता है। तीसरा, माशरा जो है वो इंतहाई दौलतमंद और इंतहाई गरीब तबके के दरमियान जो है तकसीम हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, which political ideology advocates for the ownership and control of the means of production by the working class। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, which political ideology advocates for the ownership and control of the means of production by the working class। कौन सी पॉलिटिकल आइडियालॉजी है जिसमें जो है वो ये इस बात की एडवोकेसी करती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो ज़राए पैदावार हैं, वो वर्किंग क्लास के पास होने चाहिए। कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, फाशिज़म और लिबरलिज़म। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त ऑप्शन है। यहाँ पे आएगा सोशलिज़म। सोशलिज़म जो है इस डेट पॉलिटिकल आइडियालॉजी विच एडवोकेट्स फॉर द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द वर्किंग क्लास। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म। तो मॉडर्न कम्युनिज्म जो है उसका हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म, तो उसमें कार्ल मार्क्स है, फ्रेडरिक एंजल्स है, व्लादिमीर लेनिन है और जोसेफ स्टालिन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स जो है ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म। तो जो मॉडर्न कम्युनिज्म है, जदीद जो इज्तमाली निज़ाम है, उसकी जो बुनियाद है वो कार्ल मार्क्स ने रखी है, और इसीलिए कार्ल मार्क्स को जो है फादर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म जो है वो डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, हु रोट ए बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। किताब का नाम है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो आपने बताना ये है हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक। लास्की है, हेगल है और जे.एस. मिल है, यहाँ पे टी.एच. ग्रीन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और ए ऑप्शन जो है वो है लास्की। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लास्की इज़ द राइटर ऑफ द बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस मैकेनिज्म। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और फ्यूडलिज्म। इसमें जो दुरुस्त जवाब है, क्वेश्चन दोबारा से समझ लीजिएगा, व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम यानी कौन सा जो मुआशी निज़ाम है जी, कौन सा जो एक मुआशी निज़ाम है विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का मैकेनिज्म पाया जाता है या तरीक़ेकार पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दो बी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो तल्लुक़ है वो सरमायादाना निज़ाम के साथ है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, तीसरा और पाँचवा ऑप्शन भी, चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है कैपिटलिज्म जो है वो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन मॉडर्न सोसाइटी हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो जदीद मुआशी निज़ाम है या जदीद जो माशरा है, उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो ज़राए पैदावार हैं, वो कारखाने की शक्ल में हो सकते हैं, वो ज़मीन की शक्ल में हो सकते हैं, या वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। तो वो किसकी मलकियत हैं? मिलिट्री के पास, चर्च, कैपिटलिस्ट और वर्किंग्स। तो इसमें ऑप्शन सी जो है डेट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी यानी कैपिटलिस्ट। इन मॉडर्न सोसाइटी कैपिटलिस्ट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास इज नोन एज द हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ए मोड ऑफ प्रोडक्शन और एलिनेशन और क्लास स्ट्रगल। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है। ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द
रूलिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास, यानी किसी भी माशरे के अंदर जो रूलिंग क्लास होती है और जो वर्किंग क्लास होती है उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होता है वो उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो उसके लिए कार्ल मार्क्स ने जो टर्म इस्तेमाल की है वो है क्लास स्ट्रगल, यानी तबकाती कशमकश। और ये क्लास स्ट्रगल दो तबकात के दरमियान है, एक तबका हैव और दूसरा तबका हैव नॉट है, यानी ऐसा तबका जिसके पास जो वसैल पर काबज़ है और ऐसा तबका जो वसैल से महरूम है, या ऐसा तबका जो जगीरदार है, या ऐसा तबका जो कि कारखानेदार है और सरमायादार है, और दूसरी तरफ तबका है मज़दूर का तबका या मेहनत कश का तबका। तो इन इन दोनों के जो मफादात हैं वो टकराते हैं, और इसी मफादात के टकराव जो है उसको क्लास स्ट्रगल जो है वो कहा जाता है, और ये थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स ने जो है वो पेश की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स एंड बोर्जियस वर प्रेजेंटेड बाय टालकट पार्सन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और हेगल। आपने बताना ये है कि द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट्स और बोर्जियस, ये दो टर्म हैं, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये किस पॉलिटिकल फिलासफर ने जो है इस्तेमाल की हैं। तो उसमें ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, कार्ल मार्क्स ने ये दोनों इस्तिलाहात जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई थी। और यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।